नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 8 फरवरी। आज हम लोग देखेंगे दैनिक क्विज में कौन कौन से प्रश्न हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो दर और बैंक दर को कम करता है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, ये न्यूज चर्चा में इसलिए आई क्योंकि अभी आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। तो अब देखिए, जैसा कि पता है ये आंकड़े जो हैं ये चेंज होते रहते हैं, बट हमारे लिए रेपो रेट, बैंक रेट, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई प्रयोग में लाता है। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए, जब भी हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट और यहां पर जिस तरीके से लिखा हुआ है बैंक दर, ठीक है। तो बैंक दर में दोनों ही केस में मान लीजिए कोई भी एक बैंक होता है ना, वो आरबीआई से क्या करेगा, ये उधार लेता है, ठीक है। बट जो बैंक दर की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब हम लोग रेपो दर की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन, इस तरीके से होता है। बैंक रेट में आपको कोई भी, यानी कि ये जो बैंक होता है जो आरबीआई से उधार ले रहा है, इसको यहां पर कोई भी कोलेट्रल यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता है। जबकि जब हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं तो यहां पर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, ये यहां पर आरबीआई के पास इस बैंक को गिरवी रखनी होती हैं और इस शर्त के साथ गिरवी रखनी होती हैं कि भाई जब हम 7 दिन बाद अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे वापस खरीद लेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये वाला कथन एकदम सही हो जाएगा। दूसरे कथन पे आते हैं तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मौद्रिक नीति में क्या करना है, एक्सपेंशन लाना है, उसको बढ़ाना है। सीधा सा मतलब है कि जनता में पैसा जो है उसको पहुंचाना है। अब इसको पहुंचाने के लिए अगर टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, ठीक है। और बैंकिंग क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए रेपो दर और बैंक दर को कम करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी बैंक है, ठीक है, वो अगर आरबीआई से उधार ले रहा है तो आरबीआई उस पे ब्याज उस पे लेगा। तो अगर आरबीआई इस पे ज्यादा ब्याज लेगा तो ये जो बैंक हैं ये कम उधार लेंगे। जब ये कम उधार लेंगे तो ये दूसरे नागरिकों को कम उधार दे पाएंगे, और जब उधार देंगे भी तो यहां पर भी ये हाई इंटरेस्ट लगाएंगे। तो जो व्यक्ति है वो बैंकों से उधार कम लेगा, इसके पास पैसे कम बचेंगे। यहां पर अगर रेपो रेट और बैंक रेट इनको कम कर दिया जाए तो ये जो बैंक हैं ये कम रेट पर आरबीआई से ज्यादा पैसा उधार ले सकते हैं। तो ये यहां पर भी रेट्स को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो हम लोग हैं ये हम लोग बैंक से भी पैसा ज्यादा मात्रा में उधार लेंगे, तो हम लोगों के पास यानी कि मार्केट में तरलता आएगी, जिससे आदमी की जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वाला कथन भी क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। हमसे सही कथन पूछे गए थे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट के संबंध में कुछ कथन है, सही कथन का पता लगाना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। आयोग के सदस्य 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम लोग राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं या पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं, तो ये आयोग आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर जो बाल अधिकारों का संरक्षण करता है उसने एनसीपीसीआर से बोला है कि हम अपनी ना खुद से अब गाइडलाइंस बना लेंगे। एक्चुअली में हुआ क्या था आपको पता है, जो अपराध होते हैं जिनको जघन्य अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है, और ये अपराध अगर किसी बालक के द्वारा करे जाते हैं जिसकी उम्र 16 से 18 वर्ष है, ठीक है, तो इसके लिए यहां पर उच्चतम न्यायालय का कहना था कि वो जो बालक है उसका एक प्रारंभिक अवलोकन किया जाना चाहिए। तो उसको लेके यहां पर ये न्यूज चर्चा में आई। अब ये न्यूज चर्चा में आई है तो यहां पर एनसीपीसीआर जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर एनसीपीसीआर के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसको 2007 में आपको पता होना चाहिए बनाया गया था, और किसके अंडर में बनाया गया था, ये एक अधिनियम के अंडर में बनाया गया था, और उस अधिनियम का नाम है जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। ये अधिनियम आया था 2005 में, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। एक अध्यक्ष होते हैं और इसी के साथ साथ यहां पर
6 सदस्य होते हैं जिसमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए। अगर आप इनके कार्यकाल की बात करोगे तो अध्यक्ष जो होते हैं ये 65 वर्ष इनकी अपर एज होती है और जो सदस्य होते हैं इनकी अपर एज 60 वर्ष होती है। कार्यकाल इनका मैक्सिमम 3 वर्ष तक रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं शॉर्ट में। जो ये अध्यक्ष होते हैं ना, या जो इसके सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। बट इसमें से भी जो अध्यक्ष होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 3 सदस्य लोगों का एक पैनल गठन करती है, वो पैनल इनको नाम सुझाते हैं। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला कथन यहां पर सही हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त करे जाते हैं, ये गलत हो जाएगा, यहां पर 3 वर्ष होना चाहिए। तो पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। जलवायु सुनम्य कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार NICRA, इसके संबंध में आपके सामने कथन है। सही कथन की पहचान करनी है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नेटवर्क परियोजना है। इसका उद्देश्य कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना। इस परियोजना में कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और बढ़ावा देने के लिए फसल, पशुधन, बागवानी के साथ साथ मत्स्य पालन का भी अध्ययन करती है। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, क्रॉप लॉस पर एक स्टडी हो रही है। अब उस स्टडी के अंतर्गत इस योजना का जिक्र हुआ है, तो इस योजना के बारे में यहां पे प्रश्न बन जाता है। देखिए, इस योजना को ना 2011 में स्टार्ट किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत। इस योजना का मूल उद्देश्य था कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अचानक से वर्षा हो जाना या वर्षा का ना होना, वर्षा की मात्रा का कम होना, बाढ़ आना, सूखा आना, तो ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, अब हम इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो तरीका है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज के लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है, उसके लिए तो सारे देश काम कर ही रहे हैं, तो इसको तुरंत तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। अब एक तरीका यह है कि यदि हम कृषि को, अपनी लाइफस्टाइल को इस जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कर पाएं, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन यहां पर लग रहा है। तो इसी को पूरा करने के लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया। NICRA का फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब यहां पर इनोवेशंस का मतलब क्या हो गया, नवाचार करा जाएगा ऐसी कृषि के ऊपर जो जलवायु के प्रति ना थोड़ी सी लचीली हो। अब इसमें टेक्नोलॉजी का निर्माण करा जाएगा, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा जाएगा कि हम ऐसे बीजों का निर्माण कर सकें जो कम वर्षा के जल में भी उग सकें, ऐसे उर्वरक का निर्माण कर सकें जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल हो। इसी के साथ साथ केवल यहाँ पर फसलों के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर बात करी जा रही है जो पशुधन होते हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से हम बचा सकते हैं, या जो मत्स्य पालन होता है उसकी बात करी जा रही है। तो ये ओवरऑल कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, इन सब के लिए क्या क्या अनुसंधान करा जा सकता है वो इस योजना के अंतर्गत शामिल था। तो ये सबसे पहला कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना, यह भी कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। और यहां पर इन प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, इसी के साथ साथ पशुधन, बागवानी, इनको भी यहां पर स्टडी करा जाएगा। तो यहां पर तीनों ही कथन सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब देखिए, आज ही 2 आयोग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। कुछ कथन दे रखे हैं, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलत कथन की पहचान करनी है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 राज्य हैं, इसमें कुछ दक्षिणी राज्य भी हैं, कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके जो महिला विधायक हैं, इनकी विधानसभाओं के अंदर, ठीक है, इनकी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। मेन मुद्दा मैं बताता हूं। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराने का मुद्दा यह है कि जो हमारा संसद है या पार्लियामेंट है या हमारा जो विधानसभाएं हैं, उसमें जो महिलाएं हैं ना, इनकी संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अब संख्या को बढ़ाने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई इनका क्या होना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे जितने पुरुष यहाँ पर बैठते हैं उतनी ही महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए। तो महिलाओं को कैसे जागरूक कर सकते हैं, उनको इस बारे में, यानी कि जो पॉलिटी होती है, गवर्नेंस होती है, इसकी नॉलेज देना, प्लस जो भी संसाधन मिलते हैं पुरुषों को, वही संसाधन तक एक महिला की भी पहुंच किस तरीके से सरल बनाई जा सकती है, इसके ऊपर भी यहां पर कार्य किया जा रहा है। अब चूंकि यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि भाई 1990 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। इसके तहत 1992 में इस आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अगर इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं और इसके साथ साथ यहां पर एक सचिव स्तर का भी एक व्यक्ति रहता है और प्लस
5 अन्य सदस्य होते हैं। तो इनसे मिलकर एक जो आयोग है उसका निर्माण होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक फैक्ट और बता देता हूं, यहाँ पर एक नाम बहुत फेमस है, जयंती पटनायक का। तो यहाँ पर इनकी पहली बार अध्यक्षता में महिला आयोग की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वापस अपने प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए लिखा हुआ यह एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत हो जाएगा। यह एक सांविधिक निकाय है क्योंकि संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है, बिल्कुल सही है। दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी इसको प्राप्त हैं, ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। हमसे गलत कथन पूछे गए थे तो केवल एक कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 2014 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। टर्की देश की बात हो रही है। अब देखिए टर्की यहां पर लेने का मतलब यह भी था कि अभी जिस तरीके से वहां पर अर्थक्वेक आया हुआ है, तो अभी ये चर्चा का विषय है। थोड़ा सा मैप में देखते हैं, तो ये जो आप टर्की देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सी दिखेगा और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। इन दोनों के बीच में स्थित है टर्की। ब्लैक सी के चारों ओर कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं? इसी के साथ साथ भूमध्य सागर और ये कैस्पियन सागर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इनको शॉर्टकट बना के याद करने का प्रयास करिए, इस पे पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब आपको यहां से उत्तर का अंदाजा लग गया होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, काला सागर और भूमध्य सागर। तो आज के तथ्य में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। देखिए चर्चा का विषय यह है कि 2,500 करोड़ रुपए का यहां पर बजट में पीएसीएस को एलोकेशन करा गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएसीएस जो है ये समितियां होती क्या हैं। तो देखो सिंपल सा एक उदाहरण समझो कि गांव जो होते हैं, ठीक है, वहां पर जो किसान होते हैं, अब मान लीजिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वो खेती करने के लिए या जो कृषि के उपकरण होते हैं, आप ट्रैक्टर ले लो या कोई भी और उपकरण होता है, उसको खरीदने के लिए, बीजों को खरीदने के लिए, उर्वरक को खरीदने के लिए, ठीक है, या जो उनके पास पशुधन होता है उनके भोजन इत्यादि के लिए, इन सारे चीजों के लिए एक गरीब किसान को चाहिए होता है क्या? ऋण, जिसको बोलते हैं लोन। अब उसके पास विकल्प क्या होता है कि भाई यदि वो बैंक जाए या वो यहाँ पर उससे मांगे जाते हैं कई सारे डॉक्यूमेंट्स। अब मान लीजिए किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इतने ज्यादा, तो बैंक पहले के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर लोन देने से मना कर देंगे, कोई कोलेट्रल है नहीं। तो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि वो कहाँ पर जाएगा? जमींदारों के पास, जो उस गांव में अमीर व्यक्ति होंगे। अब जमींदार जब उसको लोन देते हैं तो वो जो ब्याज दर लेंगे वो अधिक ब्याज दर पे उसको लोन देते हैं। अब यदि मान लीजिए वो किसान इतनी ब्याज नहीं चुका पाता है, तो वो अपनी जमीन जो है वो इन जमींदार के पास गिरवी रख देता है। अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो इसके भी कई सारे निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग जाते हैं। या तो वो जमीन छोड़ के शहर पलायन कर जाएगा, है ना। कई बार ऐसे जो ऋण जाल में किसान फंसता चला जाता है। अब वो एक जमींदार का लोन चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले लेता है कि इनका लोन चुकाएगा, अब इसका लोन नहीं चुका पाता तो इस तरीके से ऋण जाल में भी फंस सकता है। तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? तो उसके लिए सरकार ने क्या करा कि पीएसीएस का निर्माण करा। अब ये क्या होते हैं? ये एकदम ग्राउंड लेवल पर किसान को ऋण देने का काम करती हैं, ठीक है। ग्राम स्तर पे या ग्राम पंचायत के स्तर पे जो भी किसान होता है उसको खेती के लिए, उपकरणों के लिए, उर्वरक के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर ऋण देने का काम जो होता है वो पीएसीएस सोसाइटीज का होता है। इसके अलावा देखो पीएसीएस की जब बात करते हैं तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जब किसान लोन लेता है तो भाई जाहिर सी बात है उसको यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता होगा। तो यहाँ पर ना उसकी आदत में, कौन सी आदत में? जो बचत की, सेविंग्स की आदत है, उसको यहाँ पर मोटिवेट करने का प्रयास करा जाता है। प्लस जो कृषि सेवाएं होती हैं ना, वो बाजार में मान लीजिए उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं, तो उसको भी किसानों को उचित मूल्य पर यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। अब मैंने बताया था आपको पशुधन, तो केवल खेती की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पशुधन की भी बात हो रही है। तो इनके जो उच्च नस्लें होती हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उनके विकास की भी यहाँ पर बात करी जाती है। दूसरा, अब मान लीजिए किसान खेती कर रहा है, मेल पुरुष खेती कर रहा है, फीमेल्स भी यहाँ पर खेती करती हैं। उसके अलावा और क्या अल्टरनेटिव उनकी इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पर प्रमोट करा जाता है। इसी के साथ साथ जो किसान खाद्यान्न उगाता है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज और इस टाइप की जो सुविधाएं होती हैं उसको भी खोलने का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो इतनी सारी सर्विसेज जो हैं वो पीएसीएस के माध्यम से उत्पन्न कराई जाती हैं। चलिए आज मैं दो प्रश्न आपसे पूछता हूं, चूंकि अर्थव्यवस्था से ही हमने आज के सेशन की स्टार्ट करी थी, तो अर्थव्यवस्था में मेरे को बताइए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं, हाल ही में एफपीओ बहुत चर्चा में रहा है। अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग का जो विवाद चल रहा है, इसमें एफपीओ चर्चा में है। मेरे को बताइए एफपीओ क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपसे साइंस टेक से पूछता हूं, हाल ही में आदित्य L1 इसको लॉन्च करने का एक घोषणा करी है। मेरे को बताइए आदित्य L1 में L1 क्या होता है?
ठीक है, दोनों आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने टू द पॉइंट चीजें आपको बताई हैं सरल शब्दों में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेशन अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी दैनिक क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।